Students, I'm going to start the topic that is about HIV and AIDS. तो हम इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें पढ़ेंगे। HIV का स्ट्रक्चर, उसकी डिटेल्स को देखेंगे, उसके बाद उसके सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन को हम देखेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एड्स की इन्फेक्शियस साइकिल और साइन सिम्टम्स हम देखेंगे कि क्या क्या मौजूद होती हैं। सो फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। यहाँ पे मैं चंद एक चीज़ें इसके बारे में पहले बता देता हूँ, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। HIV के वर्ड से आपको पता है कि इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिक है जहां पर ये इम्यून डेफिशिएंसी काज करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं HIV के बारे में पहला करेक्टर कि इट इज होस्ट स्पेसिफिक, और इसका जो स्पेसिफिक होस्ट हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर भी ये अटैक करेगा स्पेसिफिक सेल टाइप्स के ऊपर। उन सेल टाइप्स के लिए जो एक जनरल टर्म हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं CD4+ सेल्स की, यानी ये CD4+ सेल्स पे अटैक करेगा। CD4+ सेल्स किनको कहते हैं? उन सेल्स को विच हैव CD4 रिसेप्टर्स। सेल्स की सरफेस पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। आउट ऑफ देम वन टाइप इज CD4 रिसेप्टर। CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिन सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उन पर ये वायरस अटैक करेगा। अब कॉमनली जिन सेल्स के ऊपर ये अटैक करता है या जिनके ऊपर ये CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एक ग्रुप हमारे पास आ जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का। आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स और द इम्यून सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जिनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। और उन्हीं में फर्दर हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स में मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की फिर आगे टाइप्स होती हैं और उनमें से ये जिस टाइप के ऊपर मेनली अटैक करता है दैट आर हेल्पर टी सेल्स। इसी तरह से हम फर्दर अगर चलें तो इट आल्सो अटैक्स ऑन सम ऑफ द सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उन पे भी ये अटैक करेगा। यानी जहां पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे दीज सेल्स आर ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ HIV। HIV के बारे में आपने याद रखना है कि एक तो हम इसको प्लेस करते हैं रिट्रोवायरसेस के अंदर। अब रिट्रोवायरसेस हम किनको कहते हैं? उन वायरसेस को विच हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक्शन आपको पता है कि इट एक्ट्स ऑन द RNA और उससे DNA को बनवाता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर रिट्रोवायरसेस आर स्फेरिकल इन नेचर, दे आर अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये सारे करेक्टर्स भी हम इस HIV के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल की तरफ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ HIV, तो हम कहेंगे कि इट इज स्फेरिकल इन शेप। और जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि दिस इज RNA एनवेलप्ड वायरस। तो इसका जीनोम किसका बना होगा? दैट विल बी मेड अप ऑफ RNA। और RNA के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे आइडेंटिकल, यानी आपने इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कह देना, इट इज नॉट डबल स्टैंडर्ड। HIV हैज 2 आइडेंटिकल RNA मॉलिक्यूल्स। और ये 2 मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? इसकी कंटिन्यूएशन के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। यानी एक एडिशनल RNA इसने अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि अगर एक को डैमेज हो तो दूसरे से ये अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर सके। फिर उसके साथ आपने याद रखना है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि इट हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और RNA के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इट हैज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? RNA से DNA बनवाएगा। और भी इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, आपने उनके नाम याद रख लेने हैं। लाइक इट हैज इंटेग्रेस, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से इट हैज पेप्टाइडेस जो प्रोटीन्स के लाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इट विल कॉज लाइसिस ऑफ द प्रोटीन। और डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इट हैज कैप्सिड, और यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कैप्सिड की शेप का, तो वो स्फेरिकल नहीं होगी, शेप ऑफ द कैप्सिड इज कॉनिकल, यानी वायरस इटसेल्फ स्फेरिकल है बट शेप ऑफ द कैप्सिड इज कॉनिकल। तो सेंटर में आरएनए प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और बाकी एंजाइम्स हैं, उसके बाहर कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ये सारी की सारी मैट्रिक्स प्रोटीन है, और इस मैट्रिक्स प्रोटीन के बाहर एनवेलप प्रेजेंट होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन, और मौजूद होंगी एनवेलप स्पाइक्स, इनको हम नाम एनवेलप स्पाइक्स का दे देते हैं, and these envelope spikes are actually the structures for attachment with the host। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इन envelope spikes की नेचर क्या है, तो these are glycoprotein in nature। तो ये वायरस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होंगे, आरएनए होगा, एंजाइम्स होंगे, कैप्सिड प्रोटीन होगी, मैट्रिक्स प्रोटीन होगी, लिपोप्रोटीन का एनवेलप होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन की एनवेलप स्पाइक्स प्रेजेंट होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी और कैसे ये इन्फेक्शियस साइकिल को काज करेगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एचआईवी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड कंटेक्ट, ब्लड के थ्रू इसने ट्रांसफर होना होता है। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। तो ये कॉमन सोर्सेज हैं इसकी ट्रांसमिशन के। अब जिस होस्ट के अंदर ये एंटर होगा, हमने पढ़ा है कि वहां पर इसने अटैक करना है उन सेल्स के ऊपर जिन पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारे सामने CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है, CD4 सेल प्रेजेंट है। सपोज कर लें कि दिस इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट विच इज हैविंग दिस CD4 रिसेप्टर, और ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जिसने इस पर जाकर अटैक करना है। अब इसकी लाइफ साइकिल का, इन्फेक्शियस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट विल बी द अटैचमेंट, या हम इसको कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन, और अल्टीमेटली दिस अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन विल बी थ्रू वीक केमिकल लिंकेज। वो वीक केमिकल लिंकेज किसके दरमियान बनेगा? इस वायरस की एनवेलप स्पाइक्स और CD4 रिसेप्टर के दरमियान। अब ये भी आपने याद रखना है कि CD4 रिसेप्टर इज आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो वहां से ग्लाइकोप्रोटीन की एनवेलप स्पाइक, यहां से ग्लाइकोप्रोटीन का CD4 रिसेप्टर, दे विल हेल्प इन वीक केमिकल यूनियन। इसको हम कह रहे हैं अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसको हम कह रहे हैं पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा कि दिस वायरस विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वायरस का एनवेलप क्या है? वो भी एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस वायरस का ये एनवेलप, ये एक हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये जो कैप्सिड है और आरएनए है, एंजाइम्स हैं, दीज विल एंटर इनटू द होस्ट साइटोप्लाज्म। इस स्टेप को हम कह रहे हैं पेनिट्रेशन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इस पेनिट्रेशन के अंदर मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो हम उसका आंसर करेंगे एंडोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब जब कैप्सिड और बाकी कंपोनेंट ने साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट किया, तो तीसरा स्टेप होगा अनकोटिंग का। अनकोटिंग का मतलब क्या है कि इट्स प्रोटीन कोट और कैप्सिड will break into capsomeres and RNA and enzymes will be released into the cytoplasm। यानी कैप्सिड खत्म हो गया, RNA और एंजाइम्स अब साइटोप्लाज्म में आ गए। अब होगा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, इसको हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके अंदर इन्वॉल्व होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा? पहले स्टेप में आपने याद रखना है कि दिस इज द वायरल RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड है। दिस विल एक्ट एज टेम्पलेट, इस पर एक्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और उससे DNA का एक स्ट्रैंड बनाएगा, और उसके बाद इस
डीएनए के स्ट्रैंड के सामने एक और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का। नाउ इट विल बिकम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस पूरे स्टेप को हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और आपने यहां पर यह याद रखना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करवा रहा है, आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज करके डीएनए बनवा रहा है। नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसलिए एंजाइम को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब आपने एक चीज और याद रखनी है कि जो भी एंजाइम डीएनए को बनाता है उसको क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका मतलब यह है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्चुअली क्या है, दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस से कैसे डिफरेंट है कि ये आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज कर रहा है। मसलन आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए से डीएनए बना रहा था, यहां पर ये आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, वी कॉल इट एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या हम उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर होगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद ये होस्ट के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। इस स्टेप को हम नाम दे रहे हैं इंटीग्रेशन का, और यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेस। और दूसरा वर्ड जो आपने याद रखना है कि जो डीएनए यहां पर एंटर हुआ है इसको हम नाम दे देंगे इंटीग्रेटेड डीएनए या प्रोवायरल डीएनए। तो ये आपने स्टेप याद रखने, ये क्या है कि डीएनए न्यूक्लियस में एंटर हुआ, इट बिकेम द पार्ट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम, स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन। डीएनए को क्या कहेंगे, जो पार्ट बना है, इंटीग्रेटेड डीएनए या प्रोवायरल डीएनए। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा कि इस डीएनए की होगी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि इससे आरएनए बनेगा। तो ये अगला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, एंड दिस आरएनए विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड विल बी ट्रांसलेटेड। अब इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि इससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनेंगी, और वो प्रोटीन्स एक्चुअली क्या होंगी, दिस विल बी द वायरल प्रोटीन्स। तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, उससे बना प्रोवायरल आरएनए, ये साइटोप्लाज्म में आया, इसकी ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन की वजह से बनी वायरल प्रोटीन्स, उसमें एंजाइम्स होंगे और ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जिन्होंने उस वायरस के कैप्सिड को बनाना है। तो जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी तब प्रोटीन कोट असेंबल होगा, और जो आरएनए और एंजाइम्स हैं दीज विल इनकॉर्पोरेट इनटू द प्रोटीन कोट। और अब जब ये आरएनए एंजाइम्स इस प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेट हुए तो हम कहेंगे कि एक इमेच्योर वायरस बन गया है। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वायरस अब बडिंग के जरिए इस सेल से बाहर निकलेगा। Many viruses will be released outside the cell by the process of budding, and during budding it will take that host membrane as the envelope, वो अपने अराउंड as envelope ले लेगा, और इस budding की वजह से ये जो होस्ट सेल है इसका लाइसिस हो जाएगा। अब लाइसिस के लिए आपने जहन में ये याद रखना है कि किन सेल्स का लाइसिस हुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का, इनका नंबर कम हो जाएगा, एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो जब ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कम होंगे तो इसका मतलब यह है कि उस पर्सन की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम हम उसको कहते हैं जहां पर काज एक हो और मल्टीपल डिजीजेस हो। तो अब जब ये इम्यूनिटी कम हुई है तो दैट पर्सन विल बी इफेक्टेड बाय मल्टीपल इंफेक्शंस,
इसको मल्टीपल डिजीजेज हो जाएंगी। पहले इन्फेक्शन नहीं हो रही थी बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी कम हुई, इट विल सफर फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्शंस। तो इसलिए आपने इसके साइन सिम्टम्स के अंदर याद रखना है कि दिस एड्स पर्सन विल सफर फ्रॉम मल्टीपल इन्फेक्शंस। उसको निमोनिया हो जाएगा, उसको टाइफाइड हो सकता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, मल्टीपल इन्फेक्शंस डेवलप होंगी और अल्टीमेटली ये इन्फेक्शंस ब्लड और लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करेंगी। तो व्हेन दिस लिम्फ विल पास थ्रू द लिम्फ नोड्स, वो उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां पे भी इंफेक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स विल बिकम स्वोलन। ये भी आपने याद रखना है, यानी मल्टीपल इंफेक्शंस, स्वोलन लिम्फ नोड्स, एंड देयर आर चांसेस ऑफ रेयर वेस्कुलर कैंसर। ठीक है, वेस्कुलर कैंसर के भी रेयरली चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसकी साइन सिम्टम्स होंगी प्रीडोमिनेंटली जो इन एड्स के पेशेंट के अंदर डेवलप होंगी। उस पर्सन की अगर डेथ हो रही होगी तो दैट विल बी मेनली ड्यू टू दीज मल्टीपल इन्फेक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV, इट्स होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ एड्स। अब लास्ट में आपके इन टॉपिक्स को रिवाइज करवाने के लिए हम चंद एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं एज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप इस टॉपिक को रिकॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैप्सिड ऑफ HIV इज स्फेरिकल, ट्यूबुलर, कॉनिकल, टैडपोल। तो हमने पढ़ा था कि वायरस इटसेल्फ स्फेरिकल है बट इट्स कैप्सिड विल बी कॉनिकल इन शेप, तो करेक्ट आंसर चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 2, HIV कंटेन्स अल्फा 2 RNA स्ट्रैंड्स। तो आपने पढ़ा है कि इट हैज 2 RNA स्ट्रैंड्स, बीटा 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स, ये भी ट्रू है। इंटीग्रेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगी, डेल्टा, यानी ऑल ABC। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ HIV लाइफ साइकिल अकर इन होस्ट साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट अनकोटिंग। ये साइटोप्लाज्म में होता है, हमने एक्सेप्शन ढूंढनी है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसक्रिप्शन, ये न्यूक्लियस में होती है। ट्रांसलेशन, ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी चार्ली। ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, RNA फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोवायरल DNA इज, यानी RNA जो प्रोवायरल DNA से बन रहा है, अल्फा सिंगल स्ट्रैंडेड, ये ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, कोई भी RNA जो DNA से बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोवायरल RNA, इसको हम प्रोवायरल RNA कहेंगे जो प्रोवायरल DNA से बन रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा डेल्टा, यानी ऑल ABC। So that was all about today's lecture. Thank you so much.